बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रियासत और अवाम में खुशामदीद। मैं हूँ सलमान हसन। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ बख़ैर आफ़ियत पाकिस्तान पहुँच गए। लाहौर में उन्होंने जलसा भी कर लिया और इस जलसे में उन्होंने खूब पावर शो भी कर लिया और साथ साथ उन्होंने इसमें जो अपना आने वाले दिनों में एजेंडा है वो भी बता दिया। लेकिन क्या इस खिताब में कुछ मिसिंग था? क्या इस खिताब से कुछ ऐसी बातें जो हैं वो मिसिंग नज़र आईं तज्ज़ियाकारों को और उनके जो हैं वो चाहने वालों को, देखने वालों को, कि जिस पर शायद वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उसका ज़िक्र होगा? क्या ऐसा हुआ? इस पर आज हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है, जिस तरह से वो माजी में रही है और जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब वापस आए हैं, तो क्या जो उसकी गिरती हुई साख थी, जो मुतासिर हुई थी साख, क्या वो बहाल हो सकेगी? क्या उसको जो पीटीआई के चेयरमैन की जानिब से जो डैमेज किया गया था वो डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? क्या ये एक जलसा काफ़ी होगा या फिर आने वाले दिनों में हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ऐसे इक़दामात होंगे जिससे नवाज़ लीग जो है वो दोबारा अपने आप को रिवाइव कर सके? और साथ साथ ये भी कि क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मिलती नज़र आ रही है? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियोज़ में जनाब अज़हर जावेद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं। वेलकम करते हैं अज़हर साहब आपको। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार मोना आलम साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मैं ज़रा आगाज़ करना चाहूँगा अज़हर जावेद साहब से। अज़हर साहब, आप उस जहाज़ में उम्मीद पाकिस्तान में साथ साथ आए, हमने देखा आप उसमें रिपोर्टिंग भी करते रहे। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो मुख्तसरन कि आपने विटनेस क्या किया? नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनका मोराल उस वक्त कैसा था जब वो वापस आ रहे थे? क्या ऐसा लग रहा था कि वो मजबूरन वापस आ रहे हैं या नहीं, उनमें एक अज़्म था कि नहीं जी मैंने कुछ करके दिखाना है इस दफ़ा? सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ये तीसरी दफ़ा ट्रैवल किया। पहली दफ़ा 2007 8 सितंबर जब मुशर्रफ का दौर था और वो लंदन से इस्लामाबाद पहुँचे थे। उस वक़्त भी मुझे उनके साथ आने का मौका मिला और वो माहौल भी मैंने देखा। उस वक़्त माहौल ज़रा टेंस था। आपको पता नहीं था उनको उतरने की इजाज़त मिलेगी नहीं मिलेगी, और एक पूरा रिस्क था। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त भी वो रिस्क लिया। एक दफ़ा तो उनको वापस भेज दिया गया था ना। वही मैं कह रहा हूँ, उन्होंने रिस्क लिया। जब वो, मुझे आज भी वो वक्त याद है जब वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरे तो हज़ारों लोग जो वो पुलिस एहलकार थे उनके इस्तकबाल के लिए वहाँ मौजूद थे। लोगों को आने नहीं दिया गया। पूरा एक वहाँ पे मैदान सजा था। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो सलूक एयरपोर्ट पे हुआ वो भी एक शर्मिंदा की एक दास्तान थी कि हमारे सियासी लीडर को उस वक़्त वहाँ पे रोक के फिर वापस भेजा गया। फिर मुझे 2018 में भी उनके साथ मौका मिला जब उनको सज़ा सुनाई जा चुकी थी और उनको पता था एक दफ़ा फिर मैंने जेल जाना है, और उनके साथ उनकी बेटी को जब वो हॉस्पिटल में छोड़कर आए थे, और वो उससे भी ज़्यादा टेंस माहौल था। उस वक़्त उनकी बेटी भी साथ थी और उनको ये भी पता था कि अब हम दोनों ने जेल जाना, लेकिन उसके बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस वक़्त भी आए। इस वक़्त और जो इस दफ़ा आए हैं, इस दफ़ा तो कोई टेंशन नहीं थी। इस वक्त तो इस दफ़ा तो उन्हें मैदान साफ था उनके लिए। बिल्कुल मैदान साफ है या नहीं, लेकिन उनको पता था कि मैं अब जब जा रहा हूँ तो मैं महफूज तरीके से जा रहा हूँ, और इस दफ़ा वो रिस्क भी नहीं था जो पिछली दफ़ा था। कुछ गारंटीज़ भी थी कि नहीं जी आप जाएं बेफिक्र हो के, अदालतों से जो है वो आपको ज़मानतें भी मिल जाएंगी, और इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट कह लें या जो भी उसका नाम दे दें, वहाँ से भी कुछ गारंटीज़ थी जो आते वक्त उन्होंने मुलाकातें की हैं। आप खुद ज़ाहिर दुबई में आपका क़याम रहा, सऊदी अरब में मुलाकात हुई, वहाँ से वो लेट चले किसी मीटिंग की वजह से, और फिर उसके बाद दुबई में भी बड़ी कोई अहम उनकी मुलाकात हुई। देखिए, मैं आपको यही कंपैरिजन करके बता रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ को इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ना था कि आगे क्या होना है। पहले 2 दफ़ा जब उनको पता था कि मैंने जेल जाना है, मैं वहाँ जा सकता हूँ, इसके बावजूद वो आए। इस दफ़ा उन्होंने ये इलेक्शन में उन्होंने आना ही आना था, चाहे आगे मामलात कुछ भी होते। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इस दफ़ा जो मैंने महसूस किया, वो बतौर वज़ीर आज़म आ रहे थे। अच्छा। उनके जहन में भी कि उनके इक़्तिदार करीब आता नज़र आ रहा था। वो उस माइंड ऑफ उसकी निशानियाँ है ना। निशानियाँ ये थी कि चंद हफ्ते कब पाकिस्तान के हाई कमिश्नर मिलने के लिए उनको उनके ऑफिस में जाते हैं। निशानियाँ ये थी कि खलीजी ममालिक के सफ़ीर, खलीजी ममालिक के खुसूसी नुमाइंदगान उनको लंदन में मिलते हैं। निशानियाँ ये थी कि जब वो सऊदीया जाने के लिए
हीथ्रो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो रियासत पाकिस्तान का नुमाइंदा उनको वहाँ पे प्रोटोकॉल देता है। निशानियाँ ये थी कि वो सऊदीया पहुंचते हैं तो शाही प्रोटोकॉल उनका मुंतज़िर होता है, वहाँ पे मुलाकातें होती हैं। निशानियाँ ये थी कि जब दुबई पहुंचते हैं तो शाही प्रोटोकॉल मिलता है। निशानियाँ ये थी कि जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं दुबई एयरपोर्ट पे, तो जो इस दफ़ा माहौल था उनको स्पेशल एयरपोर्ट का एक हिस्सा उनके लिए मुख्तस किया गया था, बिजनेस लाउंज उनके लिए मुख्तस था। 194 जो लोग हम उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, उनके वर्कर से, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। और पहली दफ़ा मैंने देखा कि खलीजी ममालिक के किसी एयरपोर्ट पे आप वीडियोस भी बना रहे हैं, लाइव भी जा रहे हैं, कोई आपको रोक नहीं रहा। वो पॉजिटिव निशानियां थी, पॉजिटिव निशानियां थी। तो फिर आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, मुझे वो 2007 का माहौल भी याद है जब सैकड़ों पुलिस एहलकार उनका इंतजाम वेट कर रहे थे। यानी कि आप कह रहे माहौल वो लग रहा था कि वो इक़्तिदार के करीब जा रहे हैं, तो इस वजह से ये सफ़र टोटली डिफरेंट। अच्छा लगारी साहब, सर अजहर जावेद साहब ज़ाहिर है क्योंकि सफ़र साथ कर आए हैं और पूरा उन्होंने नक्शा खींचा है, लेकिन जो ये निशानियां बता रहे हैं ये नवाज शरीफ साहब के लिए तो हम कह सकते हैं कि मुस्बत निशानियां हैं, लेकिन उनके मुखालिफिन के लिए शायद ये क़यामत की निशानियां हों। जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी ये हो क्या रहा है, एक सज़ा याफ्ता एक मुजरिम, उसको इतना प्रोटोकॉल दे के लाया जा रहा है। और पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो वो हालांकि इत्तेहादी रही है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी उसने की, पिछली गवर्नमेंट में हिस्सा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत नाला है इस तमाम तर सूरत हाल पे। नहीं, जिस तरह से अजहर जावेद साहब ने बताया है, जिस तरह की तफसीलात बताई हैं, उसके बाद तो मेरा भी दिल चाह रहा है कि अभी बराह रास्त हुकूमत का ऐलान कर देना चाहिए, फिर इलेक्शन की फॉर्मेलिटी की भी ज़रूरत नहीं है। और इलेक्शन कराना तो ऐसे ही खामखा की एक मशक होगी, उस पर ख़र्चा भी होगा और लोगों के इंतखाबी मुहिम पर भी खर्चे होंगे। अब नतायज भी सामने आ गए हैं, सब कुछ सामने आ गया है, तो फिर अब हम वही करते हैं कि हल बर्दारी के कोई वक्त मुकर्रर कर दिया जाए और उधर आरिफ अलवी साहब को पैगाम भेज दिया जाए, जनाब हल बर्दारी के लिए आ रहे हैं। और ये जो बाकी कोर्ट में मामला रह गए हैं वो भी फिर तय कर लिए जाएँ। तय करने का क्या मतलब, वो ऐलान कर दिया जाए ख़त्म हो गए सारी चीज़ें, तो इस तरह से जो है वो हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उनको 1917 और 18 में जो उनके खिलाफ हुआ वो गलत था, जिस तरह से उनके खिलाफ नाअहली के मामला चले गलत था, जिस तरह से उन्हें नाअहल किया गया गलत था, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि जुल्म था। जिस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई के दौरान मारियो पूजो का नावल पढ़ा गया वो भी गलत था, फिर मारियो पूजो के नावल के मंदरजात लिखे गए वो भी गलत था, फिर उसके बाद जो कुछ JIT बनी वो गलत था, फिर निगरानी की गई थी और कहा गया था कि जनाब चलें ये सज़ा हो गई है, सब गलत था। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, ये नहीं मान सकता हूँ कि जब इतना सब कुछ गलत हो गया था तो उस गलत को उन्हीं इदारों की तरफ से अनडू करने के बगैर अगर पहले से यकीन दहाना आ गई वो सब गलत था, उसको गलत करार दिया जाना चाहिए था। और खुद PMLN को जब वो मलिक एक जज थे जो आए थे और उन्होंने कहा था कि ये मुझ पर दबाव था, उनके स्टेटमेंट को जाकर जमा कराना चाहिए था हाई कोर्ट में और कहना चाहिए था कि ये सजा की हैसियत है और उस तरह से क्लियर होना चाहिए था। सर ये भी तो हो सकता है कि अंडू ही किया जा रहा है, ये करेक्शन ही की जा रही है, बस उसको बहुत ज्यादा यानी कि बताया नहीं जा रहा है कि ऐसा जो है वो हो रहा है और यानी हो भी जाए और पता भी ना चले। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत नहीं, जो कुछ गलत किया गया था वो प्रोसेस ऑफ लॉ किया गया था, उसके लिए पूरा लीगल प्रोसेस पूरा किया गया था। सर अभी भी लीगल प्रोसेस तो हो रहा है ना, लैंड उन्होंने इस्लामाबाद में किया, बायोमेट्रिक कराया, वहां पर दस्तावेजात उन्होंने साइन की, जिसके बाद उनकी अपीलें जो हैं वो लगेंगी। खुदा के वास्ते ऐसा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रोटेक्टिव बेल किसी की हो सकती है जिसने कन्विक्टेड हो। आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ से जाकर कह सकते हैं कि एक शख्स, मैं एहतराम करता हूं, ये खामखा मुझे तकलीफ हो रही है सारी बातें करते हुए, एक शख्स जो जेल से गए हैं बैरून मुल्क, वो वापस आएंगे तो जेल ही जाएंगे ना यार। नहीं हुआ ऐसा। फिर बाकायदा वहां बेल, प्रोटेक्टिव बेल किसी लिए, कौन सा ट्रायल चल रहा है, कौन सा मुकदमा है जिसमें वो उनको उन पर फर्ज जुर्म लगनी है या उनके खिलाफ कोई FIR है, कुछ चालान हुआ है, उसके लिए प्रोटेक्टिव बेल है। ये प्रोटेक्टिव बेल सजाओं के खिलाफ हुई है, सजाओं के, और वो सजाएं जो काट रहे थे वो उनके खिलाफ हुई है प्रोटेक्टिव बेल। ये सारी चीजें क्लियर हो सकती थी,
कोई ऐसा मसला नहीं था कि अगर वहां से वो जेल चले जाते, चाहे वो कितने दिनों के लिए भी थी। अच्छा, जेल ना जाते तो जेल वाले ही उनको ले आते। यार कोई तो चीज ऐसी होती है जिससे लगता है कि कानून को जो है, कानून की बालादस्ती हो रही है, नहीं हुई ना यार। तो चले सर, इसमें तो फिर जो अदालतें हैं, इदारे हैं, फिर उनको कसूरवार ठहराए ना। उसमें उस शख्स के ऊपर क्या बरसना या उसको क्या रोना पीटना कि जो कि एक बार फिर जो है वो ये कह के आ रहा है कि जी मैं पाकिस्तान की खातिर आ रहा हूँ। ये भी तो मसला है ना। अच्छा, मैं ज़रा मोना साहिबा को शामिल करना चाह रहा हूँ। मोना साहिबा, ठीक है, मान लिया कि जी जो है वो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जनाब उनको ये कह दिया गया है कि जी आप ही वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन बात यह है, वही बात जो लगारी साहब भी कह रहे हैं, ड्यू प्रोसेस तो होना है, इलेक्शन तो होने होंगे ना। इलेक्शन होंगे तो वो फिर वज़ीर आज़म बनेंगे, चाहे जैसे मर्जी इलेक्शन हो, जिस तरह माजी में हुए। और इसके लिए ज़ाहिर है वो जो पूरा एक प्रोसेस है वो होना ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग ये भी जो है वो इस बात का गिला कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो कल खिताब किया उसमें उन्होंने इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं किया, और इस पर जो है वो पीपल्स पार्टी भी बड़ी नाला है कि जी आप कर नहीं रहे। और इस तरह तो आप जो है मौलाना साहब की जो मौखर करने की एक उनकी तजवीज़ है उसको आप स्टैम्प कर रहे हैं, मोहर लगा रहे हैं उसके ऊपर कि हाँ जी ठीक है, इट्स ओके जी, इलेक्शन कमीशन जब चाहे इलेक्शन करा ले। देखें, यही प्रॉब्लम है। मैं बड़ी मुतासिर हुई हूँ जो अभी मुझसे पहले जो सारी बात हुई है उससे। इस मुल्क में जब सजा दी जाती है तो वो भी इतने भोंडे अंदाज में दी जाती है कि एक सबको पता होता है कि क्या होने वाला है। और जिसे कहते हैं ना, एक वो फिल्म होती है जिसका प्लॉट इतना वीक होता है कि आप एंडिंग जो देखने वाले होते हैं वो पहले ही बता देते हैं कि एंड में तो भी ये होगा, हीरो मर जाएगा या फिर हीरो और हीरोइन इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब सब हंसी खुशी रहने लगेंगे, वो जो होता है बिल्कुल। हाँ, बट मैं कह रही हूँ प्रिडिक्टेबिलिटी जो है वो 100 में से 100 होते हैं उसके नंबर। तो इसका ये क्या होता है, ये जो डायरेक्टर होता है ना, ये उसकी तरफ एक बहुत बड़ा, आप समझे, उसकी एबिलिटी का फुकदान होता है कि वो अपने व्यूअर्स को एंगेज ना रख पाया। उसने पहले ही बता दिया, ही गेव अवे कि एंड में क्या होने वाला है। तो बदकिस्मती से जो डायरेक्टर्स रहे हैं वो हमेशा से ऐसे ही रहे हैं कि दे हैव ऑलवेज गिवन अवे कि होने क्या वाला है। जब सजा का मामला था, बिल्कुल सही निशानदेही हुई, उस वक्त भी सबको पता था कि भाई अब तो नवाज शरीफ साहब बहुत सीरियस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। और उस जमाने में मुझे याद है कि उनके साथ एक दौरा था जो जिसमें मैं भी थी, जर्नलिस्ट जो उनके साथ गए थे, SCO गए थे वो कजाकिस्तान। तो 2017 की बात है, और बिल्कुल आप समझें कि ही वाज ऑल सेट। उनको बिल्कुल पता था कि मैं डिस्क्वालीफाई होने वाला हूँ, और वो मामला उस वक्त ज़ेरे इल्तिवा था अदालत में। लेकिन और वो ज्यादातर ग्राउंड अपना यही बना रहे थे, और उनसे सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आपने जवाब नहीं दिया, क्या आपको लगता है कि ये लेजिटिमेट मामला है कि आपने चूंकि जायदादों का जवाब नहीं दिया तो इस वजह से आप इतने श्योर हैं। तो उस पर उन्होंने कुछ जवाब तो दिया जो कि कुछ हद तक काबिल कबूल भी था, लेकिन उसके बावजूद ही वॉज वेरी श्योर कि ये जवाब जो मर्जी कहती वो चलेगा नहीं, और 100% में निकलने वाला हूँ। और बिल्कुल वाकईतन ऐसा हुआ कि उसके लगभग 1 महीने बाद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। फिर वो मुल्क भी छोड़ के वो गए, और जाहिर है आपको पता है कुलसूम नवाज भी बीमार थी और एक बड़े बुरे सर्कमस्टांसेस में गए। तो बिल्कुल हाँ, तो बट आई एम सेइंग कि जितना प्रिडिक्टेबल वो प्लॉट था उतना ही प्रिडिक्टेबल आज का प्लॉट है। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि ये बड़ी दयानतदारी से ये बात अजहर जावेद साहब ने भी की कि उनको बिल्कुल, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन उनकी जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल वैसी ही है जैसे वो हो प्राइम मिनिस्टर। और इलेक्शन जाहिर है अभी नहीं हुआ, और शायद ये हम बहुत कम ममालिक की फहरिस्त में हमारा शुमार होता है कि जहाँ पर ये नहीं पता इलेक्शन कब होना है, लेकिन ये जरूर पता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा उस इलेक्शन। यानी आप ये कह रही हैं कि एक और जो है वो इन मेकिंग है, प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट नॉट इलेक्ट, ये कहना चाह रही हैं आप? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हर दफा इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी कहाँ से आ जाती है? 2018 में भी तो आपको पता था इलेक्शन से पहले कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। अभी भी अगर ये प्रिडिक्टेबिलिटी का वही आलम है तो फिर तो ये कि डायरेक्टर हाँ, अब आपने जो डायरेक्टर की बात की है ना, मैंने एक क्विक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम तो ये भी जानेंगे कि जो एक पहला मुबैना लंदन प्लान था और अब ये एक और मुबैना लंदन प्लान है, क्या इनके डायरेक्टर सेम है या अलग अलग हैं? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मीनार पाकिस्तान पे नवाज़ शरीफ के जलसे के दौरान जहां हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी, कारकुनान की मौजूद थी, सपोर्टर्स की मौजूद थी, वहीं पे हमने ये भी देखा कि कुछ जज्बाती मनाजिर जो है वो हमें दिखाई दिए। जैसे कि मरीम नवाज़ साहिबा से जब वो मिले हैं तो उस वक्त जो मनाजिर थे वाकई वो बाप और बेटी के जो मिलने के मनाजिर थे वो वाकई दीदनी थे, देखने वाले थे कि किस तरह से वो जज्बाती हुए थे। लेकिन एक और मंज़र जो चश्मे फ़लक ने देखा
और आज के अखबारात में भी वो तस्वीर जो है शाये हुई है, वो ये कि जी नवाज़ शरीफ साहब ने एक कबूतर जो उनके डाइस पर आके बैठा, उन्होंने उसको उठाया हाथ में और बड़े इत्मीनान के साथ। तो मैं ज़रा अज़हर जावेद साहब जो कि ट्रैवल करके आए हैं, अज़हर भाई ये कबूतर लंदन से साथ लाए थे नवाज़ शरीफ साहब, या ये इस कबूतर को पता था कि अगले वज़ीर आज़म अब ये हैं तो मैंने इनके हाथ पे जाके जो है वो चूमना है, बैठना है? ये कबूतर की जो है वो क्या कहानी थी? देखिए सलमान साहब, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस तरह कबूतर बैठा है आके और उनके करीब आके फिर हाथ पे जिस तरह आ गया, तो लगता तो यही था कोई सदाया हुआ कबूतर है कि जैसे मैं या आप कबूतर पाल लें, कोई महीनों हम उसके नून लीग का सदाया हुआ कबूतर? सदाया हुआ। अच्छा, मतलब उसका टेम किया हो तो, लेकिन मुझे तो कोई ऐसा कबूतर लंदन में नज़र नहीं आया कि जो नवाज शरीफ के पास हो और वो उसको उनको जानता हो, या फिर ये हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ की तस्वीर दिखा के उनको बताया हो कि यहाँ जाना। लेकिन ये कुदरत की तरफ से निशानियाँ भी हो सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये वो कहते हैं ना जिसके सर पे हुमा बैठे वो एक परिंदा होता है, का हुमा जो है इक़्तिदार को इससे लग यही रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब को तमाम कुव्वत या मिल के वज़ीर आज़म बनाना चाह रही है, तो ये निशानी बता दी गई कि ये इक़्तिदार का हुमा शायद इनके सर पे बैठ रहा है। तो बहुत ये से सहाफ़ी भी ऐसे हैं जिन्होंने अपने कबूतर छोड़े हुए होते हैं, तो हो सकता है वो कोई खबर लेने जाए वो गया हो। नहीं, ये खबर वाला नहीं था, ये इक़्तिदार का कबूतर था, ये कहीं और से आ सकता है, ये सहाफ़ी का कबूतर नहीं था। और था भी सादा लिबास में। लेकिन इसमें देखें एक बात जो मैं आप पीछे भी कह रहे थे, नज़ीर साहब ने भी कहा मुन्ना में, देखें नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ 2017 में, वो कानून तो नहीं था ना। कानून की बात उस वक्त देखें जो कुछ हुआ, और ये कई दफ़ा ये कहते थे कि सजाएं क्यों नहीं रिवर्स पहले क्यों नहीं किया। वो ये तो कह रहे हैं कि गलत हुआ ना, वो ये कह रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि टाइमिंग भी जो है वो ड्यू प्रोसेस के टाइमिंग नहीं, ड्यू प्रोसेस अब शुरू हुआ है ना। जब तक बंदयाल साहब थे, नवाज, मेरी कई दफ़ा वहाँ पे बात हुई, उन्होंने कहा हम तब तक, मतलब लीगल सोर्सेज के, जब तक ये सेटअप है, सबको पता था कि बंदयाल साहब क्या कर रहे हैं, उन पे इल्ज़ामात थे कि वो प्रोटेक्ट जिस शख्स को कर रहे हैं इनको नहीं आने देंगे। नून लीग ने अपना लीगल प्रोसेस ही शुरू किया उनके जाने के बाद, और तमाम उनकी तैयारी, और ये मुझे पता है कि स्टेप बाय स्टेप उनकी तमाम लीगल तैयारी मुकम्मल है। नवाज शरीफ की ना सिर्फ अपीलें कल फाइल हो जाएंगी, बल्कि अगले आप 1-2 महीने में देखेंगे नवाज शरीफ विल बी अ क्लियर मैन, क्लीन मिल जाएगी, क्लियर मिलेगी, क्योंकि सजाएं गलत हुई हैं ना, सब कह रहे हैं। एक शख्स जिसको बेदर्दी से कानून को रोनते हुए एक, जब तक अदालतों में वो मामला नहीं जाएगा तो अदालतों में अब चला गया ना। नहीं लगारी साहब, आप जैसे कह रहे थे, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन क्विकली सर मुझे सिर्फ अज़हर साहब ये बता दें कि ये जो लंदन प्लान जो पहले बना था उसका डायरेक्टर और ये जो लंदन प्लान मुबैना तौर पे बना है, ये डायरेक्टर सेम है? क्योंकि वो जैसे मोना कह रही हैं कि ये तो लग रहा है कि बिल्कुल एक प्रेडिक्टेबल रिजल्ट नजर आ रहा है। 2014 में जब लंदन प्लान की कहानियां चल रही थी तो मुझे उस चीज़ का, मैं गवाह हूँ उस चीज़ का। एक हाजिर सर्विस डीजी साहब यहाँ से गए, लंदन में बैठे, अजमेर रोड की जिस बिल्डिंग में बैठे, मेरे शायद मैंने आपको वो भी दिखाई थी, वो फ्लैट भी आपको दिखाया था जहाँ मुलाकात दूर से दिखाया था, अंदर नहीं गए थे। अंदर नेक्स्ट टाइम आप चले जाएंगे। तो वहाँ से इमरान खान साहब यहाँ से गए, तारुल कादरी साहब थे, शुजात साहब थे, ठीक है, ये जाके वहाँ पे बैठे, और वो चीज़ें हमें उस वक्त रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं थी। तो एक दिन मैं और मुर्तज़ा अली शाह साहब हैं जियो के, वो हमने सोचा हमें नहीं रिपोर्ट करने थे। नजम सेठी साहब हमें बुलाया, हमने उनको बुला के मार्बल आर्ट की उन बेंचेस पे जहां मैं और आप कई दफा बैठे हैं, वहां बैठ के उनको बताया, तो चीजें फिर रिपोर्ट हुई। अब लंदन प्लान अब डिफरेंट है। ये देखें, नवाज शरीफ साहब इस वक्त आपके रीजन में सबसे बड़ा जो लीडर है पाकिस्तानी, वो नवाज शरीफ, आप माने ना माने। दूसरा लीडर जो है, जो वो इस वक्त पाबंद सलासल है। 9 मई के जो वाकयात हैं उसके बाद अगर आप कहें कि उसको दोबारा इक़्तिदार दे दिया जाए, तो वो एक तो मुल्क के लिए भी जो जिस तरह के इल्जामात हैं वो पॉसिबल नहीं नजर आ रहा। तो इस वक्त नवाज शरीफ के साथ उसको लाने में, उसके मामला करने में 3 अशखास की सबसे अहम रोल है। शहबाज शरीफ साहब, मुझे पता है उन्होंने बैकग्राउंड में बहुत काम किया। उन लोगों वो जो बार बार आ जा रहे थे, वो जो काम कर रहे थे, ये उसके बगैर मुमकिन नहीं था। शहबाज शरीफ साहब ने अपने बड़े भाई को छोटा भाई होने का हक अदा किया है। जिस तरह उन्होंने ये काम किया, मेरा ख्याल है कि वो नवाज शरीफ की खुशकिस्मती है कि उसके बाद छोटा भाई, फिर उसके बाद उसकी बेटी है मरियम नवाज ने जिस तरह मेहनत की, जो ऑन ग्राउंड अपना उसका वोट को होल्ड रखा। तीसरा इसहाक डार साहब। आप इसहाक डार साहब को फरामोश ना करें। इसहाक डार साहब ने तो उनके पासपोर्ट लेके बस नजर आए हैं। पासपोर्ट नहीं ना, बहुत सारी चीजें हैं जो इसहाक डार साहब ने पिछले 2.5-3 साल में की है। वो जब वक्त आएगा तो वो आपको पता लगेगा। मैं जरा मोना साहबा की तरफ चला जाऊं। मोना, ये बताएं कि जी
ठीक है कि अदर साहब जो बात कर रहे हैं, लेकिन मसला फिर वहीं आ जाता है ना, हम घूम फिर के वहीं पे आ जाते हैं कि वो जो पहले हुआ वो अब हुआ और आने वाले दिनों में जो है वो, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं, तो यहाँ तो शिकायतें सामने आ रही हैं बहुत सारे ज़ाहिर रहनुमा। आपको लगता है कि ये भी कोई एक अच्छा मुकाबला हो सकता है? माजी में जिस तरह से हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में थे, ठीक है, और पीटीआई चेयरमैन जो हैं वो मज़े से खुलेआम सारे सब कुछ कैंपेन कर रहे थे, अब उसी की समझ लें कि एक रिवर्स हो गया एक ऑप्शन जो है। ये सियासत के लिए, ये जमहूरियत के लिए अच्छी चीज़ है आपके ख्याल में? सलमान साहब, मुझे लगता है कि एटलीस्ट सियासतदानों के लिए तो अच्छी चीज है, क्योंकि सारे सियासतदान ये चीज जानते हैं कि वक्त कभी भी पलट सकता है, और वो जो कहते हैं ना कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, शायद उसकी सबसे अच्छी रियलाइजेशन आपको पाकिस्तान में मिलती है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर वक्त पलटने में और एक वक्त एक जैसा ना रहने में जितना कम टाइम लगता है, शायद ही कहीं और लगता हो। तो देखें, ये बात की आई अग्री कि सजा ठीक नहीं मिली, और क्या वो कानून था, ये अजहर साहब ने सवाल उठाया है, बिल्कुल सही है, नहीं कानून था, और जो कुछ किया गया उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती गॉडफादर की किताब और किताबों से, और उसमें भी इन्होंने बड़ी फिल्मी और मतलब ड्रामाई सिसिलियन माफिया बना के, बिल्कुल हाँ, सिसिलियन माफिया, बिल्कुल ड्रामेटिक होकर ना अपने आप को वो बता रहे थे। बट अगर कानून फॉलो नहीं हुआ तो उसकी ये जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकती कि पहले भी नहीं हुआ अभी भी ना हो। I mean, बायोमेट्रिक्स की जो बात है, बायोमेट्रिक्स के बगैर हिफाजती जमानत, पहली तो बात अभी लगारी साहब ने इससे पहले जो की थी वो ठीक है, हिफाजती जमानत जो शख्स जेल से गया है उसकी हिफाजती जमानत नहीं होती, हिफाजती जमानत उसके लिए होती है जिसका मामला अंडर ट्रायल हो। नवाज शरीफ साहब का ट्रायल चाहे जितना भोंडा सही, लेकिन वो कंप्लीट हो चुका था। दूसरी बात ये कि वो जेल में थे, और बायोमेट्रिक्स के बगैर तो ये तो अपना इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बनाया हुआ रूल है, आपको याद होगा, जितनी मर्जी आप उसके ऊपर तनकीद करें, चेयरमैन पीटीआई पे टूटी टांग के साथ जाना पड़ गया था उनको, हमें याद है, गए थे ना वो, मतलब वो बायोमेट्रिक कराई है उन्होंने, ये सारी उन्होंने एक प्रोसेस फॉलो किया है, तो हाउ कैन यू से कि जी भाई 2 महीने पहले तो वो प्रोसेस का हिस्सा था और वो नाकाबिले फरामोश था, लेकिन अभी जो है ये चले आए ना आए कोई मसला नहीं, अभी वो एयरपोर्ट पे हो जाएगी बायोमेट्रिक्स, तो ये तो सारी वो वाली बात है कि इसकी कम से कम सीक्वेंस तो ठीक होनी चाहिए ना इस पूरी चीज की, कि पहले अक्विट हों, पहले सजाओं से अक्विटल मिले, पता चले कि ये सारी बातें जो ये पे दर पे सबूत वगैरह ला रहे थे पीएमएलएन वाले कि ये जजेस को ब्लैकमेल किया गया, कुछ जजेस ऑन द रिकॉर्ड हैं, जैसे शौकत सिद्दीकी साहब, आपको पता है उनका, जस्टिस शौकत सिद्दीकी का तो बाकायदा मामला अदालत में भी लगा था जब वो कहते थे उनके ऊपर दबाव है, उस मामले को आगे लेकर चलते, कुछ करते, अरशद मलिक साहब वाला आना चाहिए था, बिल्कुल सही कह रही हैं। एंड आफ्टर द इलेक्शन, मतलब इतनी कॉन्फिडेंस कैसे है कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ साहब तो अभी आए हैं ऑन ग्राउंड, हाउ इज ही सो कॉन्फिडेंट कि जी ये जो तमाम लोग आए हैं जो मेरे जलसे में हैं, कल बहुत अजीम और शान जलसा था, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको कैसे पता कि ये सारे वोट्स उनको ट्रांसलेट होंगे, और जो दूसरी तरफ के वोटर्स हैं जिनका बंदा पाबंदे सलासल है, जिनका जो लीडर है, वो लोग बिल्कुल आप समझे वो रजाई लेकर सो जाएंगे उस दिन, या वो पार्टी ही नहीं होगी, मतलब देयर इज समथिंग टू इट। और मैं सिर्फ एक और बात की तारीफ करना चाहती हूँ, अभी जो इसहाक डार साहब का नाम लिया, सलमान साहब आपको इस बात पे हैरत हुई, लेकिन मैं उस नाम को एंडोर्स करती हूँ, क्योंकि इसहाक डार साहब के माशाल्लाह आजकल बहुत अच्छे रवाबित हैं और वो बहुत खास जगहों पे नजर आते हैं। अच्छा, नहीं दिन में मुलाकातें हो रही हैं या रात के अंधेरे में भी हो रही हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं? नहीं, ये मेरा मकसद नहीं, दिन या रात वो तो खैर मैं नहीं जानती किस टाइम। अच्छा, ये भी जो है एक तासुर कल जो है वो मोना देखा जाए कि जायल हुआ एक तरह से, कि बहुत सारी बातें होती थी कि जी नून में से शीन निकल आएगी। कल के जलसे में हमने नून को भी देखा, शीन को भी देखा, बड़ी हे को भी देखा, मीम को भी देखा, और सबको एक ही स्टेज पर देख लिया हमने। तो ये तो तासुर फिर जायल हो गया ना कि वो अलग थे, सफबंदी थी, टकराव था आपस में, चचा भतीजी और पता नहीं क्या क्या। नून में से शीन जिन्होंने निकालनी थी वो खुद इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो चले ठीक है, उनका इंटरव्यू उस तरह से नहीं था, उन्होंने कुछ अपनी फेस सेविंग कर ली उस इंटरव्यू में, लेकिन उनका इंटरव्यू देना इटसेल्फ भी बहुत बड़ी बात है। और देखें, ये तो बहुत लोग पहले भी कहते थे, और ये चीज हमने भी देखी है कि ये जो दो भाई हैं इनमें कभी भी इस तरह का इख्तिलाफ नहीं है, ये बिल्कुल खाम ख्याली थी या ख्याली पुलाव थे कुछ मुखालफिन के एक के, जो ये कहते थे कि भाई शहबाज साहब जो हैं वो डिच करा देंगे और उनको बीच रास्ते छोड़ देंगे। उन्होंने सारा जो काम किया था उसका मकसद यही था कि अपने बड़े भाई के लिए आसानियां पैदा करना, और उनकी लॉयल्टी पे कभी एक रोज के लिए भी कोई जर्ब नहीं आई अपने बड़े भाई की तरफ, ये बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन हाँ, मैं एक बात का सलमान साहब से एक गुजारिश और करना चाहती हूँ,
अगर उनकी कोशिशें कामयाब होनी होती तो बहुत पहले हो गई होती। मुझे लगता है कि जब ये कोशिशें उनकी कामयाब तब हुई हैं जब 9 मई का वाकया हो गया, और जब उसके बाद ये रियलाइजेशन आई, बल्कि उससे पहले भी आ गई थी कि हमारा क्या कहते हैं, हमारी बिल्ली हमें मियाओ। तो जब ये रियलाइजेशन आई तब शहबाज साहब की या दूसरे इतराफ की बातें ज्यादा आप समझे अपील करने लगी। और तभी उन्होंने बयान भी दिया था कि मैं पता नहीं कितनी दहाइयों से एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ। ये तो बाद में ही कहा ना उन्होंने। नहीं, वो उसका इनकार करते हैं, ये नहीं है। बात हुई थी मेरी इस पे। अच्छा, अजहर साहब कह रहे हैं कि वो इनकार करते हैं। वो मेरी उनसे बात हुई थी इस पे, वो कहते थे मैंने जुमला ये कहा था कि अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट के आंख का तारा होता तो मैं जेल क्यों जाता। ये उनसे मैंने लंदन में बात की थी। आगे आप कंटिन्यू करें। चलें। ये एक मुलाकात में बात हुई थी जहां पर सहाफी मौजूद थे, और ये पीएम हाउस की ही गुफ्तगू है। उन्होंने ये बात जरूर की थी, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा था, एक और बात का उन्होंने ये इजाफा किया था कि मैं अभी से नहीं, मुझे कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा। एक उन्होंने स्पीच में अपनी कहा था, मैं इस बात को बुरा नहीं मानता, ये उन्होंने बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड कहा था। ये ठीक है, ये जो दूसरी वाली बात है ना, आग का तारा वाली बात, इसकी कॉनोटेशन में फर्क है जो अजहर साहब बता रहे हैं, क्योंकि वो सहाफियों के साथ की थी। लेकिन जो उन्होंने जलसे में बात की थी वो ऑन द रिकॉर्ड है, और उन्होंने ये कहा था कि मैं तो बहुत, मुझे लोग ताना मारते हैं, मुझे तो इससे कभी बुरा नहीं लगता। तो बुरा इसीलिए नहीं लगता कि देयर इज सम ट्रुथ टू इट। चलें, वो जो भी कहें, ज़ाहिर नज़र तो आ रहा होता है ना, वो ड्यू कोर्स में चीज़ें नज़र तो आ रही होती हैं। चलो लगारी साहब, सर ये अजीब सी बात है जहां हमें बहुत सारे मामलात पे हैरानी होती है कि जी कानून क्या थे और अब जो है वो किस तरह से रिवर्स हो रही हैं चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। एक और भी हैरानी हुई कि सर हेलीकॉप्टर जो है वो जहांगीर तरीन साहब का जो है वो कहा जा रहा है कि इस्तेमाल हुआ, और ओन चौधरी साहब जो हैं वो जब वहाँ चले गए तो उनको शोकॉज हो गया। उन्होंने जवाब दिया भाई मैं तो ज़ाती हैसियत में दिया, उनसे बासपुरस हो रही है हेलीकॉप्टर जो है। सर ये क्या चक्कर, आपको कुछ समझ आया? मुझे भी समझ में आया है, और इस मुल्क में जो लोग रहते हैं उनको भी समझ में आया है। हमारे तमाम दोस्तों को, मोना को समझ में आया है। मोना बहुत ब्रिलियंट हैं चीज़ों को समझने में, उनको भी समझ में आया है। मैं एक बात सोच रहा हूँ, मेरा अपना गुमान ये है, मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद मैं आप लोगों से उम्र में कुछ बड़ा भी हूँ और कुछ मैंने ज़्यादा देखा है। बिल्कुल सर, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत अजियत महसूस कर रहा हूँ कि ये सूरत हाल 1977 में क्यों नहीं पैदा हुई थी, 1978 में, 1979 में क्यों पैदा नहीं हुई थी। वो सब एक पेज पर कैसे चले गए थे, ये जानते हुए कि हम एक मासूम को फांसी पर ले जा रहे हैं। उन्हें रहम नहीं आया था, नहीं सोचा गया था, और किस किस चीज़ में, किन किन चीज़ों ने अपना किरदार अदा किया था। ये जो मारियो पूजो का नावल लिख रहे थे, इनके खानदान का क्या किरदार था, इनके सुसर साहब का क्या किरदार था, जो एतराफ़ कर चुके हैं इफ्तिखार अहमद के प्रोग्राम में कि हाँ मैंने गलत फैसला किया था, दबाव पर किया था। वो क्यों, क्या दबाव था, वो उनको नजर नहीं आया था। उन्होंने उस वक्त दबाव ले लिया था, और नवाज शरीफ के लिए भी दबाव लिया गया, लेकिन चीजें ठीक की गई। यहां क्या हो सकता था, यहां पूरा खानदान चला गया है, गरी खुदाबख्श के कब्रिस्तान में सो रहे हैं, दोनों बेटे भी, मियां बीवी भी और बेटी भी। हमें रहम, तरस नहीं आता है, हमें रहम नहीं आता है। हम जब ये कहते हैं कि पता भी नहीं चलेगा कि गोली कहां से आई थी, अकबर बुख्ती को मारा गया, पता ही नहीं चला कि कहां से गोली आई थी, यार रहम उस वक्त क्यों नहीं आता है। ये मेहरबानियां सिर्फ तख्त लाहौर के लिए क्यों होती हैं, होनी चाहिए यार। मैं नहीं चाहता हूं कि खुदा ना खाता कोई और वाकया ऐसा हो, तारीख में कभी भी ऐसा वाकया हो, लेकिन हुआ है, हमारी सामने हुआ है, हमारी आंखों के सामने हुआ है। हमने जिस कद काट का अकबर मुक्ति था, उस बक्स बहुत छोटा था, उसकी लाश के लिए दिया कि ये लो इसको दफन करो, और जिनको लाया गया उस पर 13 आदमियों को कहा गया कि तुम नमाज जनाजा पढ़ सकते हो, उसकी नमाज जनाजा कोई और नहीं पढ़ सकता है, बंद कर दिया गया था। अभी इस रियासत के अंदर अगर ये सेंथेसिस आया है, अगर तो भाई अब तो हो सकता है ना, एक सदारती रेफरेंस इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है कि उसकी फांसी का फैसला किया जाए, और जबकि जजेस कह चुके हैं कि गलत फैसला था, एक जज ने कह दिया है तो फिर उसके बाद तो वह फैसला ही गलत हो जाता है, क्योंकि 3-4 की वो से फैसला हुआ था, डिफरेंस से फैसला हुआ था। तो अब तो आप कह सकते हैं कि यार उसको गलत फांसी दे दी थी, अब तो ये रियासत माफी मांग सकती है ना कि गलत हो गया था। बिल्कुल,
ये अभी नहीं माना जा रहा है। अभी एक लाडला जाएगा, दूसरा लाडला आएगा, फिर लाडला जाएगा, फिर लाडला आएगा, फिर लाडला जाएगा, फिर लाडला आएगा, फिर लाडला जाएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। बिल्कुल सर। अब तुम मेरे महबूब नजर हो, नहीं अब तुम मेरे महबूब नजर हो, नहीं अब वो मेरा महबूब नजर है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल। ये एक हम ये कह सकते हैं लगारी साहब, वो जेल मैंने सर ब्रेक लेनी है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ये हम सुने कि एक विशेष सर्कल है ऑफ लाडला एंड सौतेला, उसी में जो है बस वो कोई लाडला बनता है वही सौतेला बन जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं और इस सेगमेंट में हमें पाकिस्तान के नामवर गुलकार जनाब वारिस बेग साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। वारिस बेग साहब उन्हीं लोगों में शामिल थे, उम्मीद पाकिस्तान में सफ़र करके ये कल जो हैं वो वापस आए हैं दुबई से और नवाज़ शरीफ के उसी जहाज़ में मौजूद थे। मैं वारिस भाई आपकी तरफ आता हूँ, वेलकम आपको करते हैं, लेकिन मैं ज़रा क्विकली चाहूँगा कि रिस्पॉन्स जो है वो कर दें। अज़हर जावेद साहब, अज़हर साहब तख्ते लाहौर की बात की है ब्रेक से पहले नज़ीर लगारी साहब ने। ये मसला नया नहीं है, ये डोमिसाइल का पुराना एक इशू है, ठीक है। और इसमें हम सवाल यही करते हैं सब कि जी ये मेहरबानियाँ और ये सब कुछ जो है ये तख्ते लाहौर वाले के लिए क्यों, यानी ये किसी और सूबे के जो है वो डोमिसाइल वाले के लिए क्यों नहीं है? सलमान भाई, लगारी साहब हमारे सीनियर हैं और हमारे उस्तादों में से हैं। इस तरह के हमने इनके कॉलम पढ़ के हमने जर्नलिज्म में अपने आप को जो सीख सके वो किया। लेकिन एक माजरत के साथ मैं इनसे एक बात कहूँगा, तख्ते लाहौर की बात होती है, एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ी जो ज़्यादती हुई वो मोहतरम जुल्फ़कार अली भुट्टो की उनकी शहादत थी। जिस तरह फांसी हुई, उनको शहीद किया गया, मैं कहता हूँ फांसी नहीं शहीद किया गया। जितना नुकसान उस चीज़ ने मुल्क को पहुँचाया आज तक उसमें नहीं हो सका। उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत थी। जिस तरह उनको शहीद किया गया, जो पाकिस्तान की तारीख का एक बदतरीन वाक़या है। मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि जो ताल्लुकात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के दरमियान कायम हो चुके थे। लंदन में बहुत सारी मीटिंग्स थी जिनका मैं गवाह हूँ, APC, उसके अलावा उनकी जहाँ पर मुलाकातें 4 से 5 मुलाकातें मैंने कवर की। दोनों के दरमियान जो रिश्ता कायम हो चुका था बहन भाई का या एक दो लीडरों के दरमियान, वो अनफॉरगेटेबल था। और मैं समझता हूँ कि उनकी शहादत के बाद पाकिस्तान को जो एक वो बड़े लीडर से महरूम हुआ। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब इस बात का कई दफ़ा उन हमारी निजी महफिलों में इजहार कर चुके हैं कि अगर आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिंदा होती तो मुल्क का नक्शा और होता। बिल्कुल। लेकिन आप देखें तख्ते लाहौर की आप बात करते हैं, तख्ते लाहौर वाले के साथ क्या हुआ? जब उसे मुशर्रफ ने फांसी देने की कोशिश की, जब वो तख्ता उल्टाया और उसके बाद उसको एग्जाइल में भेजा, वो इतनी देर बाहर रहा 6 साल, उसके दौरान जो कुछ उसके साथ हुआ, उसके बाद फिर वो जब आया इक़्तिदार में तो उसके वक्त क्या हुआ? उसको 2000 जिस तरह पनामा के नाम पे अकामा पे जो ज्यादतियां हुई है, लगारी साहब ने कहा, इवन जब वो उसको बीवी उसकी मर रही है, उसको यहाँ पीछे सजा दी जाती है, वो वापस आता है। जो सलूक उसकी बेटी के साथ हुआ तख्ते लाहौर वाले के साथ, क्या वो एक अच्छा सलूक था? उसकी बेटी को जो अंदर डाला वो क्या अच्छा सलूक था? इवन वो उन्होंने नहीं, ये बात ये है कि उसको भी उसी सलूक का निशाना बनाया। क्या हम चाहते हैं कि तख्ते लाहौर वाले को भी फांसी लटकाया जाए या तख्ते लाहौर वाले को भी शहादत देनी पड़े? अल्लाह का शुक्र है कि हमारे चलो जो भी है, बिल्कुल नहीं। देखें लगारी साहब, मैं ये समझता हूँ कि तख्ते लाहौर वाले से जितनी ज्यादती हुई है हम एक तरह उसको मारने की कोशिश की जा चुकी है। एक दफा जब वो नायब हिरासत में उसे यहाँ तक कहा जाता है कि जहर दिया गया, जिसे मुझे कंफर्म किया कि उसे जहर दिया गया। ठीक है, मैं जरा वारिस बेग साहब सर बड़ा अहम किरदार रहा है PTI चेयरमैन के दौर में भी कि जी फनकारों का हम देखते थे स्टेज पे भी नजर आ रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त तराने। आपने भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक तराना पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए तैयार किया और हमने सुना भी, वो जब मैंने सुना बोल बड़े ज़बरदस्त और मुकाबला चल रहा था ऐसा कि शायद साहिर अली बग्गा वर्सेस वारिस बेग, तो जीता कौन सर? और क्या वजह क्या बनी? आपने क्यों फैसला किया ये कि आप जो है वो उस जहाज में उम्मीद पाकिस्तान में वापस आए? क्या रीज़न क्या था? सर मैं इसकी वजह बताता हूँ। अपना अदल भाई मेरे साथी, उनको तो मैं बता चुका हूँ। मैं जी जब जागी ब्लास्ट हुआ, आई वाज द ओनली आर्टिस्ट ओवर देयर, क्योंकि मेरे मुल्क की बात थी और बहुत ज्यादा आर्टिस्ट उस दौर में थे, उनसे रब्ता किया गया। लेकिन मुझे साद रफीक साहब, सबा सादिक और सलमान रफीक साहब ने उन्होंने बोला कि वारिस भाई आप हमारे साथ चले। हमने बहुत आर्टिस्टों के साथ रब्ता किया लेकिन हमारे साथ कोई जाने को तैयार नहीं है।
क्योंकि शेख रशीद साहब का बयान था, मैं जब ब्लास्ट हुआ पाकिस्तान से भाग गया था। तो मैं समझता हूँ जब जब मेरे वतन को मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं उसके हूँ। फिर उसके बाद अभी बात कर रहे हैं, अजहर भाई भी कर रहे थे कि मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब बहुत बेटर सियासतदान है। उस दौर के जो उन्होंने 5 बार कॉल की 15 दिन के अंदर कि आप ये ब्लास्ट ना करें, हम आपको $5 बिलियन देते हैं। ये बात मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। $5 बिलियन देते हैं, आप ये ना करें, हम पैसे देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट, दैट वाज रियल एब्सोल्युटली नॉट, कि आपने अपने पैसों हम मुसलमान ताकत बन गई पूरी दुनिया में। अगर हमारे पास एटम बम ना होता तो आपको पता है हमारे साथ क्या कर सकते हैं और कर सकते थे। तो ये बात हो गई। उसके बाद दूसरा जो सफर हुआ, उसके बाद मुझे नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर किया मियां साहब ने। परवेज रशीद साहब एक्चुअली चेयरमैन थे तब पीटीवी के, तो तजदीद अहद वाले दिन मुझे नेशनल सिंगर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया। आज फिर वही एक मुकाम आया कि उस जहाज में विजय पाकिस्तान में सारे सहाफी 60-70 तो सहाफी थे, उसमें अजहर भाई पेश थे, जितने भी इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया, कल भी हम इकट्ठे थे। तो पाकिस्तान की जहां भी बात आएगी आपको वारिद बेग नजर आएगा। सलमान भाई, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले पाकिस्तान, अल्लाह और रसूल का नाम, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद कोई पार्टी, उसके बाद आपकी अपनी जात। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले अपनी जात को रख दिया कि कौन सी पार्टी मुझे फायदा देती है तो फिर मैं उसके साथ चलता। हमने पाकिस्तान को पीछे कर दिया, हमने हर चीज को पीछे कर दिया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने लीडरान को खुदा बना दिया। अगर आपको लीडर को गलत बात करते हैं आप उसको पिन पॉइंट करें, ये गलत कर रहे हैं आप। और माशरे में भी बिगाड़ पैदा हुआ आपके ख्याल में? बहुत ज्यादा जो है वो हमने देखा कि एक दूसरे को गालम गलोच का कल्चर जो है वो पैदा हो गया था, वो भी थोड़ा सा कम होगा? सर बिल्कुल कम होगा। आपने कल मियां नवाज शरीफ की तकरीर सुनी कि मैं सबको, जितने भी लोग हैं, माफ करता हूँ, सबके साथ हम आगे जाना चाहते हैं। सर ये देखिए, बल्कि आपके चैनल से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं, यार सबसे पहले पाकिस्तान है। आप ये नहीं कि भारत में एक जमात के साथ खड़ा हो गया तो आप कल से गाली देनी शुरू करते हैं, या ब्राउन कहीं और चला गया तो आप गाली देनी शुरू करते हैं। ये गलत है। सर आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, गाली देने के पीछे आपकी फैमिली नजर आ रही होती है, आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। एग्जैक्टली। तो आपकी क्या दुश्मनी है किसी से? मुल्क तो नहीं बांटना हमने भाई। बिल्कुल वारिस भाई, सॉरी मैं इंटरप्ट आपको कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी आपने बात की है, लेकिन क्योंकि मुझे फाइनल कमेंट लेने प्रोग्राम का क्योंकि वक्त खत्म हो गया। शामी साहब का आज एक कॉलम था लगारी साहब, उसमें उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब को जो है वो सुन्नत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे चलना होगा। आपको लगता है वो चल पाएंगे और बरादर यूसुफ जो है उनको माफ कर देंगे? लगारी साहब फाइनल। मेरा ख्याल है कि इस बार वो उम्र के इस हिस्से में हैं कि वो चीज़ों को समझते हैं और उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम महाज़ाराई के मुतहमिल नहीं हो सकते। सोसाइटी में बहुत पोलराइजेशन आ चुका है, और जो आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे कि पाकिस्तान में मुखालफिन के लिए सिर्फ एक। बिल्कुल सर, मैं माजरत आप मेहमानों से, लेकिन वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हो गया। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।